I am very thankful to NIMI to give such opportunity to all participants, including me also, to use our spare time in these types of activities in present scenario of lockdown. Stay, dear participants, so be stay at home, stay safe. Today's our topic is inspection, and it's correlate to quality management system, quality control, and quality assurance. Okay. आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू जॉब। अगर आज की डेट पे बच्चे जैसे CITS या ITI CTS का कोर्स करते हैं तो मैंने देखा है कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं सीधे प्रोडक्शन सेक्शन में चला जाऊं, मैं कोई ऐसा काम करूं कि सीधे हमारी जॉब प्रोडक्शन सेक्शन में लगे, और क्वालिटी की तरफ किसी को ध्यान नहीं होता है कि इंस्पेक्शन क्या चीज होती है, उसके बारे में हम कैसे समझें या कहाँ पे हम उसकी पढ़ाई करें। ये रास्ता थोड़ा सा हटके जरूर है, लेकिन अगर आप इस रास्ते से एक बार चलेंगे तो कुशल कारीगर की यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा है। लोगों को चलाना नहीं आता इंस्ट्रूमेंट, उनके पास मेट्रोलॉजी का उन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ है, उनको चलाना नहीं आता कितने तरीके के इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं जो कि एक हमें लैब में QC लैब में जरूरत होती है। तो हमारी भारत स्किल साइट पे आपका क्वेश्चन बैंक उपलब्ध होता है, NIMI ऑनलाइन admission.in की साइट पे हमारा सारा डेटा उपलब्ध होता है। कोई भी स्टूडेंट्स घर बैठे बगैर टीचर की सहायता से आप इस पे यहाँ से वीडियो डाउनलोड करें, पढ़ाई करें और घर में रहें। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने होते हैं, जो भी कंपनी कोई एग्जाम कराती है किसी वैकेंसी के लिए, NIMI पैटर्न फॉलो करती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो एक बार NIMI की बुक्स और NIMI पैटर्न जरूर एक बार फॉलो करें। तीसरी चीज जो आज का हमारा टॉपिक है, ये केवल मैकेनिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल केवल मैकेनिकल ही तक सीमित है, ये सभी ट्रेड्स के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पे मैकेनिकल की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन देखिए सामने लिखा हुआ है इंस्पेक्शन, उसके नीचे क्वालिटी कंट्रोल, उसके नीचे क्वालिटी एश्योरेंस और सबसे नीचे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, हम इंट्रोडक्शन आज आपको देंगे और मैं NIMI से बात करके कोशिश करूंगा कि QMS जो सबसे नीचे वाला टॉपिक है बहुत ब्रॉड है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हमें एक स्लॉट अलॉट हो जाता है तो आपको NIMI ऑनलाइन एडमिशन की साइट से उसकी जानकारी मिल जाएगी कि हमारी नेक्स्ट क्लास कब है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंस्पेक्शन होता क्या है। वो आता है क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत, और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, वो आता है क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत। और जब बात होती है QMS की, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इट मींस उसके अंदर हर चीज का समावेश हो गया है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन, ये इनबिल्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो दोस्तों जो टॉपिक आज का मेजर टॉपिक है इंस्पेक्शन, आपको सबसे पहले उसके बारे में बता देते हैं कि इंस्पेक्शन होता क्या है। जब हम ये शब्द सुनते हैं कि इंस्पेक्शन, किसी चीज का इंस्पेक्शन होना है, तो व्हाट इज इंस्पेक्शन, व्हाट आर द नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, हु कैन डू इंस्पेक्शन और टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। कि इंस्पेक्शन होता क्या है, क्या जरूरत है इसकी, क्या पर्पस है या क्या उद्देश्य है इंस्पेक्शन करने का, और कौन कर सकता है, और सबसे लास्ट हमारा टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। ये बहुत जरूरी कि कितने तरीके के हमारे इंस्पेक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सभी प्रोडक्शन सेक्शन में काम करते हैं, हम सभी ट्रेनिंग में काम करते हैं, हमको बार बार बोला जाता है कि अपने जॉब को विद इन लिमिट बनाओ, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, प्रॉपर इंस्पेक्ट करते रहो। मीन्स आप समय समय पर उसको जांच करते रहो। जांच करने के तरीके के आधार पर हम कितने तरीके से अपने प्रोडक्ट को, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, जो हमारा रॉ मटेरियल, उसको जांच कर सकते हैं, उस आधार पे हमने इंस्पेक्शन को फर्दर स्लाइड में वर्गीकृत किया हुआ है। कितने तरह के इंस्पेक्शन होते हैं उस पर हम आगे उसको क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा था, आपके मन में आता होगा, व्हाट इज इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होता क्या है। ओके, एंड इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स चेकिंग समथिंग, किसी चीज को जांचना, उसका परीक्षण करना, उसका निरीक्षण करना उस लहजे से कि वो अपने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, यानी जिस चीज के लिए उसको बनाया जा रहा है उस स्टैंडर्ड को मीट आउट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मार्केट में शर्ट लेने जाते हैं, मान लीजिए अगर हम कोई शर्ट लेने जा रहे हैं, हमें 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक की शर्ट, 5000 रुपए तक की शर्ट हमें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन
हम ये देखते हैं कि हमारा जो उद्देश्य शर्ट को लेने का है, वो उद्देश्य जिस शर्ट की कंपनी पूरा कर दे, हम कह देते हैं कि ये शर्ट इस कंपनी ने क्वालिटी पे बनाई हुई है। हम जरूरी है 5,000 की शर्ट लें, 5,000 की शर्ट हम अगर कॉटन की खरीदते हैं और वो भी हमारा तन को ढकती है, स्टिचेस मजबूत होता है, कलर फेड नहीं होता है, बटन अच्छे से स्टिच किए हुए, इट मीन्स वो भी क्वालिटी में है। और अगर हम 200 की शर्ट खरीदते हैं और उसको भी हम अगर पहन रहे हैं, उसका कलर फेड नहीं हो रहा है, कॉटन का कपड़ा है, अगर हमें ठंडा महसूस हो रहा है, बटन टूट नहीं रहे हैं, तो वो भी क्वालिटी में है। यानी कुल मिला के ये आप कह सकते हैं कि जिस चीज के उद्देश्य के लिए हम उसको ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उस उद्देश्य की अगर वो प्रोडक्ट पूर्ति करता है तो हम कह देते हैं ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है। हमने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि हमारी घर में माताएं बहनें जब खाना बनाती है तो खाना बनाने से पहले उसको एक बार टेस्ट करके देखती है। ठीक है। वो भी एक प्रकार का इंस्पेक्शन है, इन लाइन इंस्पेक्शन इसको बोलते हैं। इन लाइन मतलब इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। दाल बनाना या करी बनाना एक इन लाइन प्रोसेस है, और वो प्रोसेस तब फिनिश होगा जब मदर हमारी उस करी को टेस्ट करेगी और कहेगी ठीक है ये अच्छा है, अब इंस्पेक्शन हमारा पूरा हो गया। ठीक है। ये छोटा सा उदाहरण मैंने इसलिए दिया था, थोड़ा सा प्रोडक्शन शॉप से हट के है, क्योंकि ये सब लोग इस चीज को जानते हैं। अगर वहां पे नमक की कमी है तो उस नमक को पूरा कर देंगे। अगर नमक की कमी होती है और नमक डाल के हमारी दाल सही हो जाती है तो ये प्रोसेस कराता है रेक्टिफिकेशन। यानी हमने फर्स्ट टाइम में तो प्रोडक्ट जो बनाया वो हमने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करके बनाया, लेकिन किसी कारण से किसी भी कमी की वजह से हमारा वो चीज पूरी नहीं हो पाई, लेकिन हमें नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। हमें थोड़ा सा लेबर कॉस्ट का नुकसान हुआ और हमने नमक ऐड कर दिया, हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार हो गया। इट मीन्स एक रेक्टिफिकेशन वर्ड जो हमने बीच में आया, अगर किसी कारण से हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं होता है और हम उसको रेक्टिफाई करके वापस ले आ सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में, तो कंपनी को ज्यादा नुकसान नहीं होता। रेक्टिफिकेशन फिनिश जॉब यानी प्रॉपर जॉब, गुड जॉब और बैड जॉब के बीच का एक प्रोसेस होता है। ठीक है। तो इंस्पेक्शन की परिभाषा यही है, an inspection involves checking something, examine something to make sure that it means specific standard. ओके। सेकेंड हमारा मन में क्वेश्चन आता है नीड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की जरूरत क्या होती है? इट हेल्प्स टू कंट्रोल क्वालिटी। अगर हम अपनी वर्कशॉप में प्रॉपर इंस्पेक्शन करते रहेंगे तो हमारी जो क्वालिटी है वो कंट्रोल रहेगी, हम अच्छा वर्क पीस निरंतर बना सकते हैं, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट लगातार हम बनाते रहेंगे। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि पर्पस ऑफ, ठीक है, व्हाट इज नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन। इट हेल्प्स टू कंट्रोल क्वालिटी हो गया। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। यानी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कम दामों पे बेचते हैं अगर, तो भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम कम रखेंगे तो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम बार बार कॉस्ट कटिंग करने के लिए उसको क्वालिटी से समझौता करेंगे तो हम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि क्वालिटी में अगर सामान बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी कॉस्ट कम होगी, हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, हमारा प्रोडक्ट अच्छी तरह बिकेगा। थर्ड चीज दी हुई है एलिमिनेट स्क्रैप लॉस। हम जब क्वालिटी में चीज बनाएंगे निरंतर उसको चेक करते रहेंगे, हर स्टेज पे उसको हम चेक करेंगे, तो हम स्क्रैप जो हमारा होता है, मान लीजिए आप एक जॉब बना रहे हो और 5 जॉब रिजेक्ट कर रहे हो, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए उसको मार्केट में ज्यादा दाम पे बेचना पड़ेगा। आप क्वालिटी में काम करके स्क्रैप को खत्म कर सकते हो। आप जितने प्रोडक्ट बनाओ सब अच्छी क्वालिटी के बनाओ, तो शाम को आप देखोगे 10 प्रोडक्ट आपने बनाया, स्क्रैप कुछ नहीं बनाया, स्क्रैप कुछ हुआ ही नहीं। इट मीन सारा रॉ मटेरियल आपने उसको आउटपुट दे दिया, 100% प्रोडक्शन हो गया। इंक्रीज प्रोडक्शन क्वांटिटी, जब आप सारा जॉब अच्छे से बनाओगे, कोई जॉब को स्क्रैप में नहीं करोगे, कोई बैड क्वांटिटी नहीं होगी आपकी, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कंपनी का इंक्रीज जाएगा। मेथड ऑफ अटेंडिंग स्टैंडर्डाइजेशन यूनिफॉर्मिटी, इसका मतलब होता है कि आप लगातार क्वालिटी में अगर काम कर रहे हो तो एक रूपता प्राप्त करने की विधि आपको आ गई है। लगातार आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, क्वालिटी मेंटेन करते जाओगे, एक रूपता आपके अंदर आती जाएगी। तीसरा हमारा पर्पस क्या होता है। आदमी सोचता है इंस्पेक्शन करना क्यों चाहिए, क्या उसका एम क्या है, क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात है
कि जब तक आप इंस्पेक्शन नहीं करोगे तब तक गुड और बैड लॉट यानी अच्छी और खराब लॉट में अंतर नहीं कर सकते हैं। क्लास में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा खराब है। खराब मतलब वो ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, इसीलिए इंस्ट्रक्टर क्या करता है, बीच बीच में एग्जाम लेता रहता है, उसको इवेल्युएट करता रहता है, जिससे उसको अपनी क्लास में पता चलता रहता है कि कौन सा स्टूडेंट हमारा अच्छा जा रहा है, 70-80% आराम से लाएगा, और कौन सा 50 से नीचे है तो हम 50 वाले पे ज्यादा ध्यान देंगे। हमें क्लास में पता चल जाएगा। वहां पे इंस्पेक्शन करने का हमारा तरीका है कि हम प्रॉपर एग्जाम लेते रहें बीच बीच में, तो हमें पता चलता रहेगा कि इस बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है, इस बच्चे पे कम, यानी ये गुड लॉट है, ये हमारी बैड लॉट है। गुड पीस फ्रॉम बैड पीस, अच्छे पीस और बुरे पीस में हम अंतर कर सकते हैं। टू रेट द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, एक किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मार्किंग करने में, रेट करने में हमें आसानी होगी। कई बार हमने देखा है कि हम किसी कंपनी का सामान अगर खरीदने जाते हैं तो केवल कंपनी देख के खरीद लेते हैं। अच्छा, आईएसआई मार्क इस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लगा हुआ है, इट मीन्स ये कंपनी अच्छी है, इसका निरंतर मार्केट में अच्छा योगदान रहा है, इट मीन्स इसका काम अच्छा होगा। दोस्तों, अभी शुरुआत में आपका नाम नहीं चलता है, काम चलता है। जिस दिन आपने अपना अच्छा काम मेंटेन कर लिया, उस दिन आपका नाम चलने लगेगा। ठीक है। तो टू रेट द एक्यूरेसी ऑफ इंस्पेक्टर, जो हमारा इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर कौन, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी इंस्पेक्टर हमारा जो होता है, उसकी हम एक्यूरेसी को भी मेजर कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं कि फलाना इंस्पेक्टर ने ये जॉब चेक किया है तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी, इसलिए ये जॉब विद इन लिमिट होगा। लास्ट वन, टू मेजर द प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हम किसी कंपनी में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो प्रिसीजन है कि नहीं, मतलब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, समय समय पर उसको कैलिब्रेट किया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं उसमें पॉजिटिव निगेटिव एरर आ रही है किसी माइक्रोमीटर में और हम उसको लगातार यूज करते जा रहे हैं। मन में ये सोच रहे हैं ठीक है हम तो प्रॉपर इंस्पेक्शन कर ही रहे हैं यार, हर चीज को जांच रहे हैं, मगर हमारे माइक्रोमीटर में ही एरर है। ठीक है, इस चीज को भी प्रोडक्ट दिखाता है कि आपने प्रॉपर अगर जांच किया है फिर भी कमी आ रही है, इसका मतलब आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कमी है। तो पर्पस क्या होता है, अंतर करना बैड और गुड में। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन टू डू इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कब करना चाहिए। पहला है प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, यानी कि हमारा जब प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, हमने किसी से रॉ मटेरियल खरीद लिया, सपोज करिए हमने एक गन की बैरल बनानी है और हमें उसके लिए मटेरियल का ब्लॉक चाहिए, और उसी में हमारा क्रैक आया हुआ है और हमने उस चीज को देखा नहीं, तो हम कितना भी क्वालिटी प्रोडक्ट बना लें, कितनी भी अच्छी तरीके से उसको इंस्पेक्ट कर लें, लेकिन अगर हमारा प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन सही नहीं है तो हमारी आगे की हुई सारी चीज बेकार हो जाएगी। यानी अगर आपने जड़ पे ही अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो ऊपर का पूरा पेड़ बेकार है, आप पेड़ बड़ा करते जा रहे हो करते जा रहे हो, धीरे से पेड़ गिर जाएगा, आपका सारी चीज बेकार हो गई। तो दोस्तों, ये प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन जो होता है बहुत ही जरूरी होता है, हमें बहुत ही ध्यान से करना है। दूसरा आता है इनलाइन इंस्पेक्शन, यानी कि इनलाइन मीन्स जब से हमने उस रॉ मटेरियल पे काम करना शुरू किया, हमने जैसे ही उसको इंडस्ट्री में इनटेक किया और उसका काम शुरू कर दिया, और जब तक हमने उसको फिनिश प्रोडक्ट में नहीं बदल दिया, तब तक के बीच में हम जितना प्रोसेस करते हैं, जितना इंस्पेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं इनलाइन इंस्पेक्शन, यानी ड्यूरिंग वर्किंग। तीसरा है हमारा फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन उस इंस्पेक्शन को कहते हैं जो डिस्पैच के समय किया जाता है। जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, क्यूसी ने उसको ओके कर दिया, हमने प्रोडक्शन सेक्शन ने डिस्पैच सेक्शन में दे दिया, डिस्पैच वाला एक बार उस पर अपनी मुहर लगाएगा, सारी चीज उसमें पैकिंग से लेके डिस्पैच करने तक का सारी रिपोर्ट, पीडीआई, प्री डिलीवरी रिपोर्ट जो होती है, पीडीआई इंस्पेक्शन जो होता है वो ओके है कि नहीं है, तब जाके उसको फाइनल इंस्पेक्शन कर देगा। तो बेसिकली ये सबका निचोड़ है। अभी आगे वाला टॉपिक जो हमारा 5वीं स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले जस्ट ये जो हमने आपको बताया, प्री प्रोडक्शन, इनलाइन और फाइनल। दोस्तों, जब हम किसी कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हमारा होगा प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन। जब वो हमारी कस्टडी में आ गई, हमने उसको प्रोसेस में ले आए, और जब तक उस प्रोडक्ट को फिनिश नहीं कर दिया, उस बीच में हम जितने इंस्पेक्शन करेंगे वो सारे हमारे कहलाते हैं इनलाइन इंस्पेक्शन। और जब हमारा प्रोडक्शन क्यूसी सेक्शन से या प्रोडक्शन सेक्शन से निकल के हमारा वर्क पीस डिस्पैच में गया और डिस्पैच से मार्केट जाने के लिए रेडी है, जस्ट मार्केट में जाने से पहले जो इंस्पेक्शन किया जाता है उसको बोलते हैं फाइनल इंस्पेक्शन। ठीक है। अब सबसे मेन वाली स्लाइड हमारी जो आती है 5वें नंबर की, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। दोस्तों, इसको जरूर समझिएगा, क्योंकि कभी भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू अगर देने चाहेंगे, अगर वो प्रोडक्शन शॉप है तो आपको क्यूसी के बारे में जरूर क्वेश्चन करेगा, इंस्पेक्शन के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछेगा।
अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आती है, आपको इंस्पेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप उसकी कंपनी में काम करने लायक नहीं हो, क्योंकि आप काम बैल की तरह करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसने बोला 100 जॉब बना रहे हैं, आप 150 जॉब शाम को बना के दे रहे हैं। शाम को जैसे प्रोडक्शन इंचार्ज आएगा, सुपरवाइजर आएगा, आपको तुरंत बाहर कर देगा। उसको वहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी नहीं चाहिए, उसको वहाँ पे क्वालिटी के साथ क्वांटिटी चाहिए। आप 100 बोला, आप 95 बनाओ, लेकिन जो क्वांटिटी आपने बनाई है वो क्वालिटी के साथ आप बनाइए। ये नहीं है कि केवल धक्का पेल बनाए जा रहे हैं। कई जगह मैंने देखा, मैंने प्रोडक्शन सेक्शन में काम किया, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खबरिया में प्रोडक्शन में काम किया। कुछ लोग धक्का पेल जॉब बनाए जा रहे हैं क्योंकि सुपरवाइजर ने बोला 100 बनाने हैं, जल्दी से 100 बना के हमने अपना काम पूरा किया। दोस्तों, कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक होता है आपकी जॉब के लिए, कंपनी के लिए और देश के लिए। इसलिए कहीं पर भी काम करिए, कोशिश करिए कि जो टारगेट दिया है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई मैटर नहीं है, लेकिन शुरुआत में अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम क्वालिटी में बनाइए। ठीक है, 5वीं स्लाइड हमारी जो है टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन करा गया है बेस्ड ऑन टाइमिंग। देखिए, टाइमिंग पे आधार पे हमने दो वर्गीकृत किया हुआ है इसको, ऑनलाइन इंस्पेक्शन और ऑफलाइन इंस्पेक्शन। अभी इसके बारे में अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ऑनलाइन इंस्पेक्शन क्या होता है और ऑफलाइन इंस्पेक्शन क्या होता है। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन प्लेस, यानी प्लेस के आधार पे हम इंस्पेक्शन कहाँ करना चाहिए, इंस्पेक्शन कौन करेगा, इंस्पेक्शन कहाँ करेगा, कौन करेगा। क्यूसीडी डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये करता है काम। यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं अलग से, उनका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता, उनका काम केवल क्वालिटी चेक करना होता है। जिस भी सुपरवाइजरी लाइन में उनको लगाया जाता है, उस पूरे जॉब की जहाँ जहाँ पे ये होते हैं, एक्सरसाइज होती है, उनको वो चेक करते हैं। तो बेस्ड ऑन प्लेस, फ्लोर इंस्पेक्शन, सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन, कंबाइन इंस्पेक्शन, तीन तरीके के होते हैं प्लेस के आधार पर। बेस्ड ऑन यूजफुलनेस, डिस्ट्रिक्टिव और नॉन डिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रिक्टिव मीन्स टूट गया, कोई वर्क पीस है हमारा, हमने उसको चेक ऐसे किया कि चेक करते समय हमें उसे तोड़ के ही चेक करना है, तभी उसकी यूजफुलनेस पता चलेगी। केवल देख के या हम बाहर तौर पर उसको चेक नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए घातक हो सकता है। इसीलिए हमने उसको, बहुत सारी टेस्टिंग मशीन आती है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर मशीन आती है जैसे, उससे हम उसकी हार्डनेस चेक करते हैं कि जो हमने मटेरियल का कंपोजिशन मांगा वो कंपोजिशन हमें मिला कि नहीं मिला। एक लेमैन के लिए, एक अनपढ़ के लिए हर लोहे की चीज लोहा होती है। ठीक है, कोई भी चीज उसको अगर मेटल की लग रही है, वो कहता है ये लोहे की है, लेकिन जो टेक्निकल होता है वो असलियत में जानता है कि लोहा केवल लोहा नहीं होता, हमें लोहे में कंपोजिशन जो चाहिए, हार्डनेस उसकी बढ़ानी है, तो हमें क्या कंपोजिशन चाहिए। इसलिए हम चेकिंग करते हैं कि उसी सेक्शन में कि हमने जो प्रॉपर मांगा है, जो हमने उसमें आइटम का कंटेंट मांगा है, वो मिला है कि नहीं मिला है। इसलिए हम कई बार उसको टेस्टिंग करते हैं हार्डनेस से जानने के लिए। तो जिस चेकिंग करते समय हमारा कंपोनेंट टूट जाए उसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, और यूजफुल नहीं रहता है, काम करने के लिए वो नहीं रहता, टूट जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या होता है कि जब हम उसका स्पेसिमेन का हमने मेजरमेंट किया, करने के बाद वो सही पाया, तो हम उसको कहीं पे यूज में भी ला सकते हैं। चौथा है हमारा बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट, यानी हम किसी चीज को फिजिकल छू के या किसी इंस्ट्रूमेंट से हम उस कंपोनेंट को टच करा के अगर इंस्पेक्शन करते हैं तो वो हमारा कॉन्टेक्ट की श्रेणी में जाता है। और कई इंस्पेक्शन ऐसे होते हैं जिनको छूने की आवश्यकता नहीं होती, वो दूर से ही लेजर बीम से आप मार सकते हो। जैसे एक्सरे है, एक्सरे आपको दूर से ही इंस्पेक्ट कर लेता है कि पेट में क्या है, हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी, तो आपको छूने की जरूरत नहीं है। ये जाते हैं नॉन कॉन्टेक्ट में। पांचवा है हमारा बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब यहाँ पे बात क्वांटिटी की हो रही है, जैसे हम कोई लॉट बनाते हैं, कोई बैच बनाते हैं, तो हम मटेरियल कंपोनेंट की कॉस्टिंग के आधार पे ये करते हैं कि सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करना चाहिए या 100% इंस्पेक्शन करना चाहिए। 100% को 100% इंस्पेक्शन भी बोला जाता है, यानी हम एक एक आइटम को उठा के चेक करें, वो कहलाता है 100%। और हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, माल होल्ड हो जाएगा, इसलिए हम किन्हीं 5 किन्हीं 10 को उठा के चेक कर लेते हैं। अगर वो 5 सही है तो ठीक है, और वो 5 गलत है तो लॉट रिजेक्ट है। ठीक है, तो क्वांटिटी के आधार पे हम सैंपल या 100% करते हैं। दूसरी चीज कि हम ये भी देख लेते हैं कि जिस कंपोनेंट को हम बना रहे हैं वो कहाँ पर लगने जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं अगर बैरल की, बैरल लगने कहाँ जा रही है, बैरल लगने जा रही है किसी राइफल में, और हम उसको देख के ही इंस्पेक्शन कर दिया, सैंपल इंस्पेक्शन कर दिया हमने उसका, अरे 100 में से 5 बैरल सही है तो 95 भी सही होंगी, ठीक है भाई जाओ। आगे क्या पता चला, गोली फंस रही है, L70
एक बॉम्ब होता है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बनता है, हम लोगों ने उसकी इंस्पेक्शन किया था। तो एक एक L-70 बॉम्ब को बैरल में डाल के निकाला जाता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता चला बैरल में ही फंसा जा रहा है। इसलिए उस जगह पे हम सैंपल इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, सेंसिटिव जगह पे हम सैंपल इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, वहां पर हम 100% इंस्पेक्शन करेंगे। चौथा आता है, छठवां आता है हमारा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पे कि हम रॉ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ सेकेंडरी प्रोसेसिंग, इन सर्विस डैमेज इंस्पेक्शन, इसके बारे में अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं। जो सारे 6 प्रकार से हमने फर्दर क्लासिफाइड किया इंस्पेक्शन को, इसके बारे में आप जान लें कि ये होता क्या है। सबसे पहले हमारा आता है बेस्ड ऑन टाइमिंग। बेस्ड ऑन टाइमिंग में हमारे सामने देखिए सारी चीज लिखी हुई है कि टाइमिंग के आधार पे सबसे पहला आता है हमारा ऑफलाइन इंस्पेक्शन। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा। इट्स परफॉर्म्ड अवे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जनरली अ टाइम डिले बिटवीन प्रोसेसिंग एंड इंस्पेक्शन। यानी हम उस टाइप का इंस्पेक्शन अगर कर रहे हैं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन या प्रोडक्शन सेक्शन जहां पर है उससे इतर कहीं कर रहे हैं। यानी मान लीजिए हम कानपुर में किसी प्रोडक्शन किसी कंपोनेंट को प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसका इंस्पेक्शन होने चला जाए बडमल उड़ीसा, ठीक है, तो ये हमारा कहा जाएगा ऑफलाइन इंस्पेक्शन। जनरली एक टाइम का गैप होता है, हम जिस कंपोनेंट को बना रहे हैं उस कंपोनेंट को बनाने और इंस्पेक्शन करने के बीच में घंटों से लेकर दिनों तक का समय होता है, ये कहलाते हैं हमारे ऑफलाइन इंस्पेक्शन। जैसे टेस्टिंग ऑफ L-70 बम, हैंड ग्रेनेड, रेसिंग बाइक। मान लीजिए हम एक हैंड ग्रेनेड बना रहे हैं अपनी कंपनी में, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्शन में हम हैंड ग्रेनेड बना रहे हैं। अब उसकी टेस्टिंग कह दो तो हम यहीं कर लें, बगल में ही पूरा सेक्शन उड़ जाएगा। इसलिए उसको हम किसी प्रॉपर जगह पर लेके जाते हैं जहां पर हम उसको टेस्ट कर सकें, जिससे किसी को नुकसान ना हो, हमारा कंपोनेंट टेस्ट भी हो जाए। इस टाइप के इंस्पेक्शन को बोलते हैं हम ऑफलाइन इंस्पेक्शन। सेकेंड है हमारा ऑनलाइन इंस्पेक्शन। इट इज अचीव्ड बाय परफॉर्मिंग द इंस्पेक्शन प्रोसीजर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। इट्स ऑफर ग्रेट प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी कैचिंग डिफेक्ट इन रियल टाइम। ये देखिए पहले वाले प्रोसेस में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर हमें समय लग जाता है उसको रिपोर्ट बना के वापस सेक्शन में भेजने पे। लेकिन सेकंड वाला जो है हमारा ऑनलाइन इंस्पेक्शन है, इसमें होता क्या है कि ये तुरंत सामने काम हो रहा है, बगल में आप चेक कर सकते हो, लाइन पे ही आप उस चीज को चेक कर सकते हो, तुरंत रिपोर्ट दे सकते हो। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि आप काम करते समय अगर तुरंत कोई कमी पता चली तो 5 मिनट के अंदर आप उस चीज को कट को मशीन को बढ़ा घटा सकते हो। अगर आपको लगता है हमारा वर्क छोटा हो रहा है जो हमारी डिजाइन है उससे, तो आप तुरंत टूल को ऊपर ले लो। अगर आपको लग रहा है कि साइड बढ़ रही है तो तुरंत टूल को नीचे ले लो, यानी आपको तुरंत पता चल जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है चेकिंग ऑफ ए स्क्रू थ्रेड ऑफ ए नट बोल्ट। अगर हम नट और बोल्ट बना रहे हैं और हम बगल में हमने चेक कर लिया, कोई कमी पाई गई, तुरंत हमने रेक्टिफाई कर लिया, किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती है। कई सारे प्रोडक्शन सेक्शन में हमने देखा है कि जो ये है टेक्नीशियन है उसको ही थोड़े बहुत काम आते हैं, वो इसके लिए क्यूसी को दिक्कत नहीं देता है, खुद ही काम कर लेता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बेस्ड ऑन प्लेस, यानी प्लेस के आधार पे हम इंस्पेक्शन कहाँ कर रहे हैं। इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फ्लोर इंस्पेक्शन, नंबर 2 सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन, नंबर 3 कंबाइंड इंस्पेक्शन। फ्लोर इंस्पेक्शन क्या होता है कि जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहीं पर उस चीज को आके चेक कर लिया जाए। इट रिक्वायर्स इंस्पेक्टर टू बी ड्यूली इक्विप्ड विद ऑल मेजरिंग डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट। फ्लोर इंस्पेक्शन करने के लिए हमारा जो इंस्पेक्टर होता है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, क्वालिटी चेकिंग इंस्पेक्टर, उसको सारे इक्विपमेंट उसके पास होने चाहिए। वो मशीन पे सारी आइटम लेके आएगा और चेक करेगा और आपको बता देगा कमी कहाँ है या नहीं है। लेकिन इसके लिए एक दिक्कत ये होती है कि हाईली स्किल्ड क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर चाहिए, जिसको सारे गेजेस टूल्स इक्विपमेंट को चलाना आना चाहिए, ठीक है। फायदा क्या होता है, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, यानी आप मटेरियल हैंडलिंग नहीं करनी पड़ रही, यानी उसको इधर से उधर ले जाना नहीं पड़ रहा है। बंदा आया आपके पास, चेक किया, आपको बता दिया। क्विक लोकेट द डिफेक्ट, तुरंत डिफेक्ट का अंदाजा लग जाएगा कि इस जगह कमी आ रही है, आप तुरंत उस चीज को कर लेते हो। लेकिन फ्लोर इंस्पेक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि इंस्पेक्टर जो है बायस्ड होकर आपको रिपोर्ट दे दिया, उसका झुकाव आपकी तरफ है, वो आपका अच्छा मित्र है, उसने आपके साथ पढ़ाई करी है, शाम को आपके साथ बैठ के चाय पीता है, इसलिए उसने देखा रही ये तो मेरा मित्र गलत जॉब बना रहा है यार, लेकिन मैं इसकी रिपोर्ट लगाऊंगा तो सुपरवाइजर को दिक्कत हो जाएगी, प्रोडक्शन मैनेजर को दिक्कत हो जाएगी, तो बायस होकर पॉजिटिव रिपोर्ट आपकी लगा देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्लोर इंस्पेक्शन का। लेकिन इंस्पेक्शन कॉस्ट इससे इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आपको एक कुशल इंस्पेक्टर रखना पड़ेगा, सारा टूल्स इक्विपमेंट उसको देना पड़ेगा, बीच बीच में उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, टूल्स इक्विपमेंट कैलिब्रेट करना पड़ेगा।
और एक बड़े सेक्शन के लिए आपको कई सारे क्यूसी इंस्पेक्टर भी चाहिए, इसलिए इंस्पेक्शन कॉस्ट इसमें बढ़ जाती है। ये होता है हमारा फ्लोर इंस्पेक्शन। दूसरा है हमारा सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। कई सारे प्रोडक्शन सेक्शन में एक छोटा सा ऑफिस भी बना होता है जिसको बोलते हैं क्यूसीडी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट, वो बना होता है। वहां पर क्या होता है, कोई बंदा आपके पास आएगा नहीं क्वालिटी चेकिंग करने के लिए, आपको अपना फिनिश प्रोडक्ट वहां पर देना पड़ेगा। इसमें क्या है, मटेरियल की हैंडलिंग बढ़ जाती है। आप किसी प्रोडक्ट को बनाओगे, उसके बाद उसको लेबर की सहायता से वहां पे भिजवाओगे। अगर छोटा कंपोनेंट है तो आसानी से चला जाएगा, अगर बड़ा कंपोनेंट है तो उसको लाने ले जाने में आपको दिक्कत भी आएगी। ठीक है। डिले इन इंस्पेक्शन, आपने एक प्रोडक्शन में कंपोनेंट बनाया, उसको क्यूसी सेक्शन को दे दिया, क्यूसी सेक्शन में अभी कोई है ही नहीं, वो किसी और काम में व्यस्त है, तो आपको डिले में रिपोर्ट मिलेगी, देर हो जाएगी आपको। तब तक हो सकता है आपने यहाँ मशीन ऑन करी है, प्रोडक्शन आप दे रहे हो, प्रोडक्शन स्पॉइल हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन का नुकसान हो जाएगा। जहाँ 50 पीस आपको बनाने थे, आप इंतजार करते रह जाओगे, रिपोर्ट आने का लेट हो जाएगी, तब तक स्क्रैप भी आप बढ़ा दोगे, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसलिए सेंट्रलाइज के कुछ अपने फायदे हैं, फ्लोर इंस्पेक्शन के कुछ अपने फायदे हैं। तीसरा है दोस्तों कंबाइंड इंस्पेक्शन। ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्लोर एंड सेंट्रलाइज। आज के प्रेजेंट सिनारियो में यही सबसे ज्यादा चल रहा है, ज्यादातर जगह मैंने देखा है कंबाइंड इंस्पेक्शन चल रहा है। मीन्स एक क्यूसी सेक्शन भी बना हुआ है आपका, और जरूरत पड़ने पे इंस्पेक्टर भी आपके पास आके रिपोर्ट दे सकता है, और चाहो तो आप अपना सामान वहां पे भिजवा दो, वहां से भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आज के सिनेरियो में कंबाइंड इंस्पेक्शन ज्यादा चलता है। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन यूजफुल ऑफ द पार्ट, यूजफुलनेस ऑफ द पार्ट। पहला है यहाँ पर डिस्ट्रिक्टिव। डिस्ट्रिक्टिव मीन्स टूट जाता है। Distinctive inspection tests are carried out to the specimen's failure in order to understand specimen performance or material behavior under different loads। जैसे हम एक मान लीजिए रेल पटरी तैयार कर रहे हैं अपने यहाँ, तो रेल पटरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजरेगी, अलग तरीके के लोड लगेंगे उसके ऊपर, कभी पैसेंजर 100 बैठा है एक डब्बे में, कभी 50 बैठा है, अनगिनत भी बैठ सकता है। तो क्या होता है, हमें डिफरेंट लोड पे उसको चेक करना है, तो हम उसकी हार्डनेस को चेक करेंगे। इसको करने के लिए हमको उसको तोड़ के देखना पड़ेगा कितना क्षमता है इस पे लोड लेने की, उस क्षमता से ज्यादा लोड हम उस पे देंगे अगर, तो ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अगर इन केस मान लीजिए टूट गया, तो आपका कंपोनेंट वो खराब हो गया, वो अब दोबारा काम में नहीं आएगा। रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव आए या निगेटिव, लेकिन आपका कंपोनेंट टूट गया। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन पार्ट कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर द इंस्पेक्शन, यानी कि आपका इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, एक हेलमेट है, हेलमेट को अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो कि अगर बाइकर उस हेलमेट के साथ गिरता है तो इतना लोड बाइकर का साथ हेलमेट पे लगता है, तो हेलमेट टूटेगी या सर टूटेगा। तो उस केस में क्या होता है, आप उसको टेस्टिंग करोगे तो हेलमेट भले ही टूटे या ना टूटे, लेकिन आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुलेट है आपकी, यानी गोली है, गोली चला के देखोगे, चल गई, काम खत्म, रिपोर्ट जो भी आई, लेकिन उस कंपोनेंट को आप दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। दूसरा हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव, यानी कि इस टाइप से मेजरमेंट हम करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको करने के बाद, इंस्पेक्ट करने के बाद हम उसको काम में भी ले आए। जैसे नट और बोल्ट होता है, अगर आप किसी स्क्रू थ्रेड को बना रहे हो और आपने उसको चेक किया नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से, तो आप पॉजिटिव या रिपोर्ट निगेटिव जो भी आई, आप उस कंपोनेंट को दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हो, वो टूट नहीं रहा है, कंपोनेंट टूटता नहीं है। तो डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव में बस यही अंतर है कि कंपोनेंट हम टेस्टिंग करने के बाद यूज में ला सकते हैं कि नहीं। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेस्ड ऑन क्वांटिटी। सबसे पहला लिखा है सैंपल इंस्पेक्शन। सैंपलिंग इंस्पेक्शन मैंने शुरुआत में बताया था, कोई ऐसी लॉट या बैच जिसमें से आप 100 में से 5, 10, 15 पीस उठाएं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आप उस लॉट को पास करें या फेल। इसका एक ड्रॉबैक होता है, सपोज करिए मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने कोई 100 पीस की एक लॉट तैयार करी और सैंपलिंग करने वाले ने उनमें से 5 पीस उठा लिए। आपने बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार किया था, बहुत अच्छी कंपनी में ये प्रोडक्ट तैयार हुआ था, लेकिन अब देखिए कमी कहाँ आती है। 100 पीस में से इंस्पेक्टर ने 5 पीस उठाए और इत्तेफाक से वही 5 पीस खराब बने थे आपके पूरे 100 पीसों में। ये बदकिस्मती है कि आपने 100 पीस बनाए, 95 अच्छे थे और 5 खराब थे, इंस्पेक्टर ने वही 5 पीस उठा लिए, और जब आपको चेक किया तब पता चला कि ये तो सारे खराब हैं, क्योंकि वो तो रिपोर्ट अपनी 5 के आधार पर लगा रहा है। तो आपका नुकसान हो जाएगा, कंपनी का उस केस में वहां पर नुकसान हो जाएगा। और सपोज करिए, ट्विस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, कि उसने
100 पीस में से 5 पीस उठाए और आपकी कंपनी में वही 5 पीस सही बने थे, 95 पीस आपके रिजेक्ट आपने उसमें मिला दिए, तब क्या होगा, यहाँ पर खरीदने वाले का नुकसान हो जाएगा 95% का। यानी सैंपल इंस्पेक्शन में किसी का भी फायदा घाटा हो सकता है। अगर कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है, उसके 100 पीस सही है, तो उनमें से कोई भी 5 आप उठा लीजिए, आपको सब अच्छा मिलेगा। लेकिन समझ लीजिए कि अगर वही 5 पीस सही थे जो उसने उठाए, बाकी 95 बेकार थे, तो खरीदने वाले का नुकसान हो जाएगा। तो सैंपल इंस्पेक्शन के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। दूसरा आता है हमारा सेंट परसेंट इंस्पेक्शन। दिस टाइप विल इन्वॉल्व द केयरफुल इंस्पेक्शन इन डिटेल ऑफ क्वालिटी एट ईच स्ट्रेटेजिक पॉइंट। हर पॉइंट पे हर तरीके से उसको 100% हमको इंस्पेक्ट करना है। बहुत ही क्रिटिकल जगह जो कंपोनेंट यूज होते हैं उनके लिए ये नियम लागू होता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। सपोज करिए कि एक एयरक्राफ्ट का इंजन आपको खरीदना है, तो आप एकदम ये नहीं देखेंगे कि ये महंगा है या सस्ता है। किसी एरोप्लेन के लिए इंजन खरीदना है, अगर इंजन कुछ महंगा भी है, लेकिन हमें पता है ये कंपनी अच्छी है और इसके पार्ट्स अगर महंगे हैं, तो इसने क्वालिटी टेस्ट जरूर किया होगा, 100% इंस्पेक्शन किया होगा, तो हम उसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि अरे ये महंगा दे रहा है, हम सस्ता वाला लें। क्योंकि कई जगह हमारा पैसा मायने नहीं रखता, हजारों की संख्या में लोग मायने रखते हैं, उनकी जीवन की वैल्यू मायने रखती है। अभी एक मैं ताजा उदाहरण देता हूँ। अभी लॉकडाउन के पीरियड में ही जबलपुर में एक टेस्टिंग के दौरान गन कैरेज फैक्ट्री की एक बैरल थी, वो टेस्टिंग के दौरान फट गई थी। ठीक है, अब होता क्या है, जो वहां पे बैरल फटी, तो हो सकता है किसी मटेरियल की वजह से फटी या किसकी डिफेक्ट की वजह से फटी, लेकिन कुल मिला के कहीं पर उसका 100% इंस्पेक्शन नहीं हुआ होगा। तो अगर वो बैरल लाख की जगह अगर 1.25 लाख की बिके, तो भी आदमी खरीद लेगा। लेकिन ऐसे नुकसान अगर हो जाएगा देश को, तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें 100% इंस्पेक्शन जरूर करना चाहिए उन चीजों का जो क्रिटिकल जगह पे यूज करते हैं। तीसरा है हमारा फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन, मिड ऑफ इंस्पेक्शन और लास्ट ऑफ इंस्पेक्शन। इसका मतलब होता है कि हम जब किसी प्रोडक्शन सेक्शन में किसी कंपोनेंट को तैयार करते हैं, तो सेटर मशीन तैयार करता है, मशीन को सेट करता है, टूल बांधता है, सारा लेआउट तैयार रहता है। पहला पीस जब मशीन को सेट करने के बाद वो बनाता है, उस पीस को चेक कर लेता है। अगर सभी मायने में वो पीस सही है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो क्या आती है, तो वो कह देता है ठीक है प्रोडक्शन शुरू करो। और आप बनाते जाते हैं। सपोज करिए आपको अगर 100 पीस बनाने हैं, आपने पहला पीस चेक कर लिया, उसके बाद मिडिल पीस इंस्पेक्शन होता है, यानी आपने 50वां पीस चेक कर लिया। पहला चेक किया, ओके कर दिया प्रोडक्शन सेक्शन को, ठीक है प्रोडक्शन दो। फिर आपने गिनती देखते रहे, पार्ट काउंट 50 पे जैसे ही आया, आपने 50वां पीस चेक कर लिया। इट मीन्स अगर पहला पीस सही था और 50वां पीस भी सही है, इट मीन्स बीच के जितने सारे पीस हैं वो ऑटोमेटिक सही हैं। फिर क्या होता है, 50वें पीस के बाद हमने 100वां पीस जो हमारा लास्ट पीस है उसको चेक कर लिया, तो हमें पता चल गया कि अब हमारा 1 से लेके 100 तक के सारे हैं। इनमें कमियों को पकड़ने में भी आसानी होती है। मान लीजिए अगर आपने मिडिल पीस को चेक किया और वो खराब निकल गया, तो अब आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। यानी 50 पीस अगर आपका खराब है, तो आप 49 चेक करिए, 48 चेक करिए, 47 चेक करिए, जहां तक वो स्क्रैप होता जाए वहां तक चेक करिए, आपको कमी का पता चल जाएगा। अगर पहला पीस और 100वां पीस सही है, इट मीन्स आपकी पूरी लॉट सही। चौथा है दोस्तों हमारा पायलट पीस इंस्पेक्शन। ये थोड़ा सा हट के इंस्पेक्शन है। इसमें क्या होता है, ये डन इमीडिएटली आफ्टर न्यू डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्ट इज डेवलप्ड। यानी किसी कंपनी को जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो वो एक सिंगल पीस बनाती है, पायलट पीस जिसको बोलते हैं, और उसको बनाने के तुरंत बाद हर एक स्टेज को उसको चेक करती है, और चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है कि जिस मायने के लिए बनाया जा रहा है ये पीस, अभी हमारा प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ, केवल पायलट पीस सिंगल पीस बनाया है, और किसी को देना होगा मार्केट में, ठीक है, टेंडर वेंडर लेने के इन लोगों को पीस देते हैं ना कुछ, कि हम ऐसा पीस सप्लाई करेंगे, तो उसको पायलट पीस बोलते हैं। अगर वो हमारा सही है और हम उस सिंगल पीस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उस कंडीशन में उसको बोलते हैं हम पायलट पीस इंस्पेक्शन। ये प्रोडक्शन से रिलेट नहीं है। पांचवा है हमारा लेआउट इंस्पेक्शन। लेआउट इंस्पेक्शन मीन्स कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ ऑल पार्ट डायमेंशन shown ऑन द ड्राइंग ऑफ एनी कंपोनेंट पीरियोडिकली। इट मीन्स कि हमारे पास जो ड्राइंग हमें मिली हुई है उस कंपोनेंट को बनाने के लिए, पीरियोडिकली मीन्स 1 महीना, 15 दिन, 1 साल, 6 महीने हम उसकी ड्राइंग और उस कंपोनेंट को लेके बैठेंगे, और कंप्लीट मेजर, चाहे वो कहीं माइक्रोन में दिया हो, चाहे एमएम में दिया हो, जिस भी चीज को एज पर ड्राइंग, एक ड्राइंग में जितनी चीजें दी हैं उसके लेआउट के हिसाब से हम इस चीज को जब चेक करेंगे, तो वो हमारा करता है लेआउट इंस्पेक्शन, यानी फुल डायमेंशन और वर्किंग उसकी हम चेक करते हैं।
फिर है हमारा रेमेडियल इंस्पेक्शन। ये दोस्तों एक थोड़ा सा अलग हटके है प्रोडक्शन सेक्शन से, ये ऑन डिमांड इंस्पेक्शन कहलाता है। इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि आप एक बाइक बना रहे हो, और बाइक बना के आपने उसको अपने लिमिट पे अपने हिसाब से चेक कर दिया, सारे मेजरमेंट उसके होके हैं, पीडीआई रिपोर्ट होकी है, आपने उसको मार्केट में भेज दिया। कुछ दिन बाद, 3 महीने बाद, एक आपके पास कॉल आती है या मेल आती है कि सर हम इस बाइक को जब 80 के ऊपर लेके जाते हैं, 80 की स्पीड से जब ऊपर लेके जाते हैं, तो इसमें अजीब सा साउंड सुनाई देता है, इंजन से कुछ आवाज आने लगती है। तो आप क्या करोगे उस समय? आपके पास दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है। या तो कस्टमर हमारा झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमने तो अपनी कंपनी में इस चीज को चेक किया था, उस समय तो सब ओके था, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन बता रहा है कि 80 में के ऊपर जब बाइक हम लेके जाते हैं तब ये दिक्कत आती है। हमेशा दिक्कत नहीं आती है। हो सकता है आपकी क्यूसी सेक्शन ने उसको 70 तक ही चेक किया हो, 80 ना चेक किया हो, तो आपको उसकी बात मान के उसी कंपनी के प्रोडक्ट को, उसी प्रोडक्ट को आपको 80 की स्पीड से दौड़ाना पड़ेगा लगातार। और आप अगर देखते हो कि हाँ वाकई में कस्टमर ने हमारी जो चीज बताई है, 80 की स्पीड पे जाके इंजन से आवाज आने लगती है, तो आपको अपनी गलती को मानना पड़ेगा और उस बैच की सारी बाइकों को वापस लेना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, इंडिया में भी होता है, विदेशों में भी होता है, कि फला कंपनी ने अपने इस मॉडल को, मतलब अप्रैल 2000 से लेके अप्रैल 2001 के बीच जितने मॉडल इन्होंने बनाए थे सब वापस ले रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको उसकी जगह नई गाड़ी देगी, नया इंजन लगा के देगी। उस केस में कंपनी अगर गलत होती है आपको नया देगी, अगर आप गलत होते हैं तो आपकी रिपोर्ट बेकार हो जाएगी। यानी इस टाइप के स्पेशल कंडीशन इंस्पेक्शन को हम बोलते हैं रेमेडियल इंस्पेक्शन, जो ऑन डिमांड इंस्पेक्शन है। आप उसको कभी नहीं करोगे जब तक आपके पास कंप्लेन नहीं आती। ओके। छठवां है हमारा फंक्शनल इंस्पेक्शन। ये वर्किंग इंस्पेक्शन होता है। मान लीजिए आप एक कंपोनेंट बना रहे हो और वो कंपोनेंट किसी मशीन में जाके वर्किंग करता है, फंक्शनिंग करता है। जैसे एक बियरिंग आप बना रहे हो, अब बियरिंग डिफरेंट लोड पे चलती है, डिफरेंट स्पीड में चलती है, तो आप उस जिस लोड के लिए, जिस स्पीड के लिए उसको तैयार कर रहे हो, वाकई ये काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। इस कंडीशन में आपको उस बियरिंग पे उतनी लोड और उतनी स्पीड देनी पड़ेगी, फिर जाके आप उसको टेस्ट कर पाओगे। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड फंक्शनल इंस्पेक्शन, यानी फंक्शन करा के आपने उसका इंस्पेक्शन। ओके। उसके बाद है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पे इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन या इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल मीन जिस समय आप सामान को ले रहे हो उस समय आप उसको इंस्पेक्शन कर सकते हो। जैसे कास्टिंग, कास्टिंग हो के आया, फोर्जिंग हो के आया, डिफरेंट मेथड है ये प्रोडक्शन के, कास्टिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन। इस विधि से मटेरियल बना और बनने के बाद आपके पास आया, तो आप इसको चेक करिए कि प्रॉपर ये बना कि नहीं बना, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड है हमारा इंस्पेक्शन ऑफ सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में हमारा आता है कि हमने उसको प्रोडक्शन सेक्शन में ले गए, मशीन में बांधा और उस पर डिफरेंट ऑपरेशन किए, जैसे मशीनिंग ऑपरेशन, लेथ मशीन पे काम किया, मिलिंग मशीन पे काम किया, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, हीट ट्रीटमेंट किया उसका। यानी कि कास्टिंग से जब हमारे पास मशीनिंग में आया उस समय हमने उसको इंस्पेक्ट करा। उस टाइप के इंस्पेक्शन को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन ऑफ सेकेंडरी प्रोसेसिंग। थर्ड है हमारा इन सर्विस डैमेज। इट इज परफॉर्म टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ क्रिटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर लाइक ब्रिज, ब्रिज है जैसे, रोप इंस्पेक्शन है, प्लांट, कोई पावर प्लांट का इंस्पेक्शन है, कोई एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन है। होता है क्या है दोस्तों, अब आपने ब्रिज बनाया, किसी मटेरियल से तैयार किया, अब क्या है, आपने सारे टेस्ट तो उसमें कर लिए, लेकिन उसमें जंग लग रही थी, आपने उस चीज को नहीं किया। जंग तो तुरंत नहीं लगेगी, आपने वर्कशॉप में उसको बनाया, जंग तुरंत नहीं लगेगी, इरोजन तुरंत नहीं होगा, हीट से नुकसान तुरंत नहीं होगा। क्या होगा कि आपको इसको बाहर रखना पड़ेगा। जैसे बाहर का वातावरण कैसा होता है, बारिश भी होती है, हवा भी चलती है, गर्मी भी होती है, करोजन भी होता है, क्रैक भी होता है। इसलिए इन टाइप की जो इंस्पेक्शन होते हैं, इन सर्विस डैमेज इंस्पेक्शन, यानी सर्विस के दौरान जो इंस्पेक्शन, जो गड़बड़ियां आ सकती हैं, उस चीज को आप इंस्पेक्ट करिए, उनको बोलते हैं हमारा इन सर्विस डैमेज इंस्पेक्शन। अब देखिए इंस्पेक्शन के बारे में तो इतनी जानकारी पूरी हो गई। अभी तक मैंने जो इंस्पेक्शन के बारे में बताया सारे आपको फायदे बताए हैं। अब कुछ ड्रॉबैक भी हम आपको बता देंगे, इंस्पेक्शन के कुछ ड्रॉबैक क्या होता है, लेकिन ये जरूरी है। हमें पता है दवाई कड़वी है, वो उसका ड्रॉबैक है, स्वाद उसका कड़वा है, वो उसका ड्रॉबैक है, लेकिन खानी जरूर है हमें, तभी हम सही होंगे। तो ड्रॉबैक के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसको करना जरूर है। देखिए पहला पॉइंट है इंस्पेक्शन मेयरली सेपरेट गुड एंड बैड आइटम। इंस्पेक्शन केवल एक गुड और बैड आइटम को अलग करने का एक जरिया है। ये नहीं निर्धारित कर सकता है कि हम खराब
कंपोनेंट का प्रोडक्शन रुक जाएगा इसको करने से, ये नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन तो कभी भी रुक सकता है। कभी आपका मेजरिंग टूल्स अच्छे नहीं है, कभी आपका वर्कर उतना कुशल नहीं है, कभी आपकी मशीन उतनी कुशल नहीं है, तो आप बैड आइटम मीन्स गलत लॉट या गलत कंपोनेंट, खराब कंपोनेंट को बनने से रोक नहीं सकते हो। केवल इंस्पेक्शन करने से कौन सा खराब है कौन सा सही है इस पे अंतर आ जाएगा, और लगातार आप इसको करते रहोगे तो एक हद तक आप स्क्रैप करने से रोक लोगे, लेकिन 100% नहीं रोक सकते। दूसरा पॉइंट है इंस्पेक्शन ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बट नॉट फॉर इट्स वैल्यू। इंस्पेक्शन करने से किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बढ़ सकती है, क्योंकि आप जब उस पर इतना मैन पावर इतना पैसा लगा के उसको चेक कर रहे हो तो नो डाउट की कॉस्ट तो आगे जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको आप अगर अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो तो लोग पैसा नहीं देखते हैं, अच्छी चीज को खरीदते हैं। इट रिक्वायर्स मोर मैन पावर, ज्यादा कुशल कारीगर, ज्यादा आदमी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऑपरेशन आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा समय लगेगा इनिशियल स्टेज पे, प्रोसेस करने में टाइम भी लग सकता है और पैसा भी ज्यादा लग सकता है। ये ड्रॉबैक है इंस्पेक्शन का। इट इज पार्शियली सब्जेक्टेड, ऑफन द इंस्पेक्टर हैज टू जज वेदर अ प्रोडक्ट पास और नॉट। कई केस में इंस्पेक्टर हमारा जज नहीं कर पाता है कि प्रोडक्ट हमारा पास करने लायक है कि नहीं कर रहा, वो उस पर डिपेंड करता है। कई चीजें होती हैं देखने में अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन वो अपने काम में बुरी नहीं है, इसलिए कभी कभी डिपेंड करता है इंस्पेक्टर पे कि उस चीज को वो पास करे या ना करे। ठीक है। फटीग एंड मोनोटोनी में अफेक्ट एनी इंस्पेक्शन जजमेंट बिकॉज इट इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग। देखिए सारे इंस्पेक्शन हमारा कोई आदमी ही कर रहा है, मैकेनिकल में ज्यादातर इंस्पेक्शन मान लीजिए हम किसी वर्कर या किसी स्टाफ से ही करवा रहे हैं, तो संभावना ये बढ़ जाती है ह्यूमन एरर होने की, क्योंकि मानवीय भूल भी कोई चीज होती है, पता चला आपका करने में मन नहीं लग रहा है, या आपने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या जानबूझ के आपने गलती नहीं करी कि, लेकिन गलती से गलती हो जाती है, तो ये सब ह्यूमन एरर में चला जाता है, संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। समरी, देखिए अब इसका निचोड़ क्या है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय कंट्रोलिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एट डिफरेंट स्टेज। हम एक ये इंस्पेक्शन एक ऐसा टूल है जो डिफरेंट स्टेज पे आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रोल करता है, क्वालिटी पे आने में कंट्रोल करता है। एंड इंस्पेक्शन ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एक कॉस्ट तो बढ़ा देता है, लेकिन जैसे आपको क्रिटिकल पार्ट बनाने हैं, एयरक्राफ्ट का इंजन बना रहे हैं, स्पेस शटल का इंजन बना रहे हो और 100% उसका इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो, तो आपको मार्केट में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अच्छी तरह उसको इंस्पेक्ट कर रहे हो और कॉस्ट भले ही महंगी है, तो वी आर प्लीज टू टेक दैट वन, हम उसको लेने में निसंकोच उसको ले लेते हैं, बिकॉज वो हजारों लाखों की संख्या में लोगों की जिंदगियों का सवाल है। अगर हम जरा सी चूक कर जाएंगे तो हो सकता है हमारा इंजन हवा में ही बंद हो जाए, एरोप्लेन नीचे आ जाए, इसलिए ऐसी सिचुएशन पे हमको क्रिटिकल पार्ट्स का 100% इंस्पेक्शन करना चाहिए। जो लास्ट की चीज है हमारी, क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है और क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है, इसकी क्लास मैं निमी से मांगूंगा कि अगर मिल जाती है तो आप लोग निमी पे ही लगातार बने रहिएगा, 2-3 दिन में शेड्यूल आ जाएगा, तब हम QMS QA और QC के बारे में विस्तृत से समझाएंगे। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। क्वालिटी कंट्रोल एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है जिसका काम केवल किसी एक पर्टिकुलर जॉब की क्वालिटी से संबंध होता है, उसको कोई और मतलब नहीं है, उसको किसी स्टाफ की ट्रेनिंग से मतलब नहीं है, उसको कंपनी के ऊपर जाने फायदे नुकसान से मतलब नहीं है, उसका लिमिटेड एक दायरा है कि जिस प्रोडक्शन सेक्शन से जुड़ा हुआ वो क्वालिटी सेक्शन है, जिस कंपोनेंट को वो बना रहा है उस कंपोनेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बस, और जाए दुनिया भाड़ में, हमारा सामान बिके या ना बिके नहीं पता, हमने अच्छा माल तैयार कर दिया, इतना काम हमारा क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन का है। फिर इसके जस्ट ऊपर आता है क्वालिटी एश्योरेंस। उसका काम क्या है, प्रोडक्ट से तो रिलेट है, यानी क्वालिटी कंट्रोल को देखना ही है, साथ साथ में डिफेक्ट भी ना हो ये भी देखना है, और एश्योर करना है कि इस कंपनी का लिया हुआ माल अच्छा है, यानी कि आप आफ्टर सेल सर्विस पर भी ध्यान देना है इनको। यानी माल अच्छा तैयार तो हो गया, लेकिन जब वो मार्केट में गया तो लोगों की कंप्लेन आ रही है, आप सुन ही नहीं रहे हो, आ जाती है कंप्लेन लोगों की, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आप बनाइए लेकिन मार्केट में कंप्लेन आती है। तो बेहतर क्वालिटी कंट्रोल का काम यही है कि आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अगर उस कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है, गुणवत्ता आश्वासन विभाग अच्छे से अगर काम कर रहा है, तो भी आपकी मार्केट में अच्छी वैल्यू बनेगी। जरूरी नहीं है कि आप केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाइए ही से आपकी कंपनी चल जाए, आपको कस्टमर रिलेशन कैसे हैं, आपके आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, ये डिसाइड करता है क्वालिटी एश्योरेंस। और QMS जो है इन सबका निचोड़ है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू प्रोसेस, रिलेटेड टू कंपनी,
कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ को कैसे हैंडल करना है, स्टाफ को कब कब ट्रेनिंग पे भेजना है, कैसी मशीन यूज करनी है, कैसा मटेरियल यूज करना है, कैसी मैन पावर यूज करनी है, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, किसको कैसी सैलरी देनी चाहिए, किसकी कब ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी सारी चीज किसी एक कंपनी में क्यूएमएस एक चपरासी, एक एमटीएस से लेके जनरल मैनेजर तक अगर क्वालिटी में काम करेगा तभी हम कह सकते हैं यहाँ का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा सा क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में और बता दूं। ये एक प्रिवेंटिव टूल है क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि ये जब दिक्कतें आएंगी तो इनको रोक कर सकता है, और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है कि उसको आइडेंटिफाई करे, रोकना नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रोएक्टिव फंक्शन है, डिफेक्ट ना हो उससे पहले उसको रोक ले, इसका काम है क्वालिटी एश्योरेंस का। क्वालिटी कंट्रोल का काम है रिएक्टिव फंक्शन, यानी कि डिफेक्ट को होने के बाद उसका काम शुरू होता है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस एक मैनेजरियल टूल है और क्वालिटी कंट्रोल एक करेक्टिव टूल है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था, मेरा ये पावर पॉइंट खत्म हो गया है। मेरी ईमेल आईडी नीचे दी हुई है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो पावर पॉइंट में शेयर कर दूंगा। मेरी नेक्स्ट क्लास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत निमी की साइट पे पड़ जाएगी, अगर निमी से मुझे शेड्यूल मिल गया तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। तीसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जैसे आईटीआई या सीआईटीएस जो भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री जो भी कोर्स कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा लीक से हटिए और विभिन्न एनएसटीआईज में मेट्रोलॉजी के कोर्स चलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स चलते हैं, आप उनको जरूर करिए। आपके रिज्यूम में जब एक ये वर्ड जुड़ा होगा कि आपने क्यूएमएस का कोर्स किया है, क्वालिटी कंट्रोल का कोर्स किया है, इंस्पेक्शन क्यूसी का कोर्स किया हुआ है, तो निश्चित अगली जॉब के लिए जब आपका रिज्यूम जाएगा तो आप निश्चित शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आप अपने स्तर से इन सब चीज़ों को देखिए, इंटरेस्टिंग लगेगी तो अगली हमारी क्यूएमएस की क्लास में जरूर आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।